आप लोगों का बहुत डिमांड था कि मतलब कि जो आप लोग के साथ जो सेशन चला रहे हैं इसी तरह से हम आपको पूरे मतलब कि चैप्टर को धीरे धीरे करते करते ख़त्म कर दें। तो इसलिए हम आगे जिस तरह से हम 2 वीडियो इस पर बनाए हैं और तीसरा वीडियो आपके पास आने वाला है, तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 पर आता है। 10 पहले हम करा चुके हैं आपको। 11वां नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है भंवर धारा का और दूसरा नाम क्या होता है। तो मतलब इसका सीधा सीधी है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचने समझने वाली बात नहीं है। भावर धारा को दूसरे नाम जो है फौकॉल्ट धारा कहते हैं और इसमें कुछ समझने बूझने वाली बात नहीं है। और यहाँ आपको दिखाया हुआ होगा कि मतलब भंवर धारा का मतलब दूसरा नाम फौकॉल्ट धारा कहा गया है, जो आयरन लॉस के अंतर्गत आता है। अगर बात आप कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस होता है, तो आप जानते ही होंगे। तो आयरन लॉस में भी 2 पार्ट होता है, ठीक है ना। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा है एडी करंट लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए आप सिलिकॉन स्टील का प्रयोग कर रहे होंगे, याद होगा। इस सब चीज़ पॉइंट को लिखिएगा, लिख सकते हैं तो, और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये कन्फर्म आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आपको प्रश्न 100% देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और एडी करंट को कम करने के लिए आपको लेमिनेशन जो ये होता है, आपका कोर जो होता है उसको लेमिनेशन किया जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए आपको मतलब सिलिकॉन स्टील मटेरियल का प्रयोग करेंगे और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन का जो कोर होता है, सिलिकॉन स्टील का जो कोर होगा उसको लेमिनेट कर दिया जाता है, मतलब पतला पतला पत्थर के रूप में बना दिया जाता है और बीच में थोड़ा सा उसमें लेमिनेट कर दिया जाता है उसको। और लेमिनेशन की मोटाई अगर पूछेगा, जो बीच में मटेरियल डाला हुआ रहता है लेमिनेशन के लिए, तो लेमिनेशन की मोटाई जो होता है 0.3 mm से लेके 0. इसको हटाने के बाद हम आपको दिखाना चाह रहे हैं 0.35 mm से लेके आपका बात कीजिएगा तो 0.5 mm तक लेमिनेशन की मोटाई होती है। इतना ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए देखिए, इसमें एक और है कि एडी करंट लॉसेस को मतलब किस पे किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बी मैक्स यानी फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स घनत्व का मैक्सिमम घनत्व वाला फ्लक्स घनत्व यानी फ्लक्स जो हुआ उसका मैक्सिमम वैल्यू का पावर 2 यानी पावर स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और लेमिनेशन जो होता है उसकी थिकनेस की मोटाई का स्क्वायर, मतलब ये तीनों फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा। अब आप इससे प्रश्न अगर पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भंवर धारा यानी एडी करंट लॉस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप सीधा देख रहे हैं कि स्क्वायर से संबंधित है। मतलब पहले फ्रीक्वेंसी अगर 50 होगा, अगर दोगुना कर दिया जाएगा 100 कर दिया जाएगा, तो आप समझ जाइए कि अगर दुगुना पहले 50 होता तो इसका वैल्यू स्क्वायर करके आता 2500, ठीक है। अगर यही वैल्यू आपको 100 रख दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो स्क्वायर करके हो गया 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में 2500 का 4 गुना हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं सीधा सीधी फ्रीक्वेंसी डबल करने से आपका भंवर धारा हानि क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ संबंध आप फार्मूला जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है एग्जाम में। तो चलिए इस प्रश्न को खत्म करने के बाद हम 12 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में मतलब प्राथमिक जो है डेल्टा कनेक्शन में है, डेल्टा में है, और सेकेंडरी जो है स्टार कनेक्शन में है। तो आप इसको किस रूप में यूज करना सही रहेगा, यह प्रश्न आपको कह रहा है। तो आप थोड़ा सा समझ जाइए कि स्टार जो कनेक्शन होता है, तो स्टार में देखिए आप एक चीज़ और इससे पहले समझ जाइए कि देखिए फेज करंट और लाइन करंट, फेज करंट और लाइन करंट। तो देखिए अगर डेल्टा की बात, स्टार की बात करिएगा, तो स्टार में क्या होता है कि फेज करंट का मतलब इसमें क्या होता है कि ग्राउंडेड करके आपको न्यूट्रल निकलता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल निकला तो किसी एक फेज, चाहे कोई फेज हो, आर हो फेज हो, वाई फेज हो, बी फेज हो, 3 गो फेज हुआ आपका, तीनों में से कोई एक फेज और एक न्यूट्रल को अगर मीटर से कनेक्ट कीजिए या तो किसी इक्विपमेंट में पावर दीजिए, तो इसको हम कहेंगे फेज करंट या फेज वोल्टेज, जो भी रहे, ऑब्लिक फेज वोल्टेज यहाँ कर देते हैं। कुछ भी कहिएगा नापिएगा तो आपको फेज निकलेगा, यानी फेज वोल्टेज या फेज करंट निकलेगा। वही अगर इसी कंडीशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर न्यूट्रल को हटा के आप दोनों फेज में नापिएगा, सिर्फ 2 फेज में, तो उसको बोलेंगे लाइन करंट या लाइन वोल्टेज, ठीक है ना। इसको या तो करंट बोलिए या वोल्टेज बोलिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 2 तार के बीच अगर वैल्यू आएगा आपको, यानी कि ज़्यादा आ जाएगा, लगभग √3 गुना आता है। तो हम आपको संबंध बता रहे हैं, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। बात यह है कि 2 तार में अगर आप मीटर से नापिएगा तो उसको बोलेंगे हम लाइन करंट या लाइन वोल्टेज। अगर वोल्टेज नापिएगा तो वोल्टेज बोलेंगे, करंट नापिएगा तो करंट बोलेंगे। और
अगर एक फेज किसी 3 फेज में से एक फेज ले लेंगे और साथ में एक न्यूट्रल ले लेंगे, दोनों के बीच नापेंगे इस तरह से, तो आपका जो मीटर पे वैल्यू आएगा, वोल्टेज आएगा, इसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज, या फेज करंट नापेगा तो करंट आएगा, और वोल्टेज नापेगा तो वोल्टेज कहेंगे। ये सीधा सीधी बात है। अब इसको याद रखने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि पिछली बार ये बिल्कुल एक प्रश्न हूबहू पूछ दिया था कि स्टार कनेक्शन, देखिए ये चीज़ होता है, स्टार कनेक्शन हो गया, तो स्टार कनेक्शन में होता है करंट सेम होता है, करंट सेम होता है। कहने का मतलब है कि लाइन करंट और फेज करंट दोनों समान हो जाएगा। अगर स्टार कनेक्शन है तो उसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होता है। कहने का मतलब है कि लाइन करंट हो या फेज करंट हो, तो स्टार कनेक्शन में IL बराबर IP हो जाएगा, सॉरी हाँ IL बराबर IP हो जाएगा। कहने का मतलब है कि लाइन का करंट और फेज का करंट दोनों बराबर होता है स्टार कनेक्शन में। वहीं डेल्टा में आइएगा, अगर डेल्टा कनेक्शन कीजिएगा तो डेल्टा कंडीशन में क्या होता है कि फेज वोल्टेज और फेज लाइन दोनों बराबर होता है। क्या समझे, मतलब स्टार होगा तो दोनों का करंट समान होगा, और डेल्टा होगा तो दोनों का वोल्टेज समान होगा। ये चीज़ याद रखने वाली बात है। ये प्रश्न पिछली बार पूछा था। और देखिए स्टार में हम आपको बताएंगे करंट सेम होता है, तो वोल्टेज का भी तो कुछ प्रभाव पड़ता होगा। तो आप इतना समझ सकते हैं कि वोल्टेज का जो बात हो गया, यानी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, यानी कि लाइन वोल्टेज, ठीक है, दोनों बराबर तो होगा नहीं, लेकिन कितना होगा आप इतना तो समझ सकते हैं कि फेज वोल्टेज जो है एक लाइन और एक न्यूट्रल में नापेंगे, और ये जो है दोनों लाइन में नापेंगे, तो इसके आप कंपेरिजन में आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू हमेशा कम आएगा और इसका लाइन वाला का ज़्यादा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें √3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ए वैल्यू आ जाएगा। कहने का संबंध मेरा मतलब ये हुआ कि स्टार कनेक्शन में अगर आप बात करिएगा स्टार में तो आप फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, ठीक है, दोनों बराबर लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इधर √3 से गुना कीजिए या तो इधर √3 से डिवाइड कीजिए। मतलब आपको इस तरह का संबंध याद रखना पड़ेगा। किस कंडीशन में, जब आप स्टार की बात करिएगा। ये प्रश्न हूबहू पिछली बार आया है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इस बार भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलने वाला है। तो आप संबंध क्या रखिएगा, स्टार कंडीशन में आपका फेज वोल्टेज जो है उसमें √3 से गुना करेंगे तो लाइन वोल्टेज आएगा। ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये हो गया स्टार के कंडीशन में। अब बात रहा आपका ये डेल्टा कनेक्शन में। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, स्टार में तो करंट सेम हो गया, तब वोल्टेज आगे पीछे यानी बढ़ जाएगा घट जाएगा जो भी है। अब डेल्टा में आइएगा तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज समान होगा तो करंट का क्या संबंध होगा, लाइन करंट और फेज करंट दोनों हम लिख देंगे। लेकिन इतना तो आप समझते होंगे कि ए वाला वैल्यू ज़्यादा आएगा, क्योंकि दो के बीच नापा हुआ है, दो लाइन के बीच नापा हुआ है, दो फेज के बीच नापा हुआ है। तो हम बड़े वाला में √3 से भाग देंगे तो दूसरा अपने आप ए आ जाएगा। कुल मिला के संबंध टोटल यही आया। पहले देख लीजिए, इस तरह से आप लिख के समझ जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी तरह से इसको समझ पाइएगा। और इस तरह से समझ जाइएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम में कन्फर्म बना के आइएगा। अगर हम स्टार करंट में चले, पहले स्टार ही आपको हम बता देना चाहते हैं, ठीक रहेगा। स्टार में आइएगा तो स्टार में करंट सेम होगा, यानी IL बराबर IP हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वही अगर वोल्टेज में आइएगा, IP बराबर VP लिखिएगा, लेकिन आपको इसमें √3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। स्टार के लिए एक कनेक्शन हो गया, आप इसको याद रखिएगा, 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला है। स्टार कंडीशन में क्या होगा कि स्टार में करंट सेम होगा, यानी फेज करंट और लाइन करंट, यानी दोनों तार में नापिए या तो एक लाइन एक ग्राउंड में नापिए, एक ही आएगा वैल्यू आपका। लेकिन अगर वोल्टेज का बात करिएगा तो फेज वोल्टेज तो कम वाला होगा क्योंकि एक फेज और न्यूट्रल के बीच है, तो उसमें √3 से गुना करने के बाद, सॉरी यहाँ हम दोनों सेम ही लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसके लिए माफ़ कीजिएगा, इसको L लिखना होगा। इसमें √3 से गुना करेंगे तब आपको ज़्यादा वाला वैल्यू प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यही है टोटल। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक। इस तरह का जो रिलेशन है आप कन्फर्म आपको काम करेगा एग्जाम में। ये हो गया स्टार का। तो अब चलते हैं हम आपका डेल्टा के लिए। तो डेल्टा वाला में वोल्टेज समान होगा, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होगा। तो आप एक समझ सकते हैं। तो इस कंडीशन में करंट का क्या होगा, IP लिखेंगे और IL लिखेंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें वैल्यू इसका कम होगा, तो इसमें √3 से गुना करेंगे तो ये बड़ा वाला आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यानी कि फेज वाला करंट में √3 से गुना करेंगे तो आपका लाइन वाला करंट ज्ञात हो जाएगा। इसमें डेल्टा कनेक्शन में।
तो आप इतना समझ गए होंगे कि वोल्टेज का मान किस में बढ़ रहा है। देखिए आप इसमें क्या समझ रहे होंगे, डेल्टा कनेक्शन में करंट का मान ज़्यादा हो रहा है और स्टार में वोल्टेज का मान ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इतना समझिए कि बाद में आपको स्टार कहा जा रहा है। तो देखिए डेल्टा में क्या हो रहा है, आपका करंट ज़्यादा हो जा रहा है, करंट ज़्यादा डेल्टा में, और स्टार कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब दोनों फेज जब ले रहे हैं तो आप इतना याद रखिए इस चीज़ को लेके। तो इतना आप याद रखिए कि बाद में आपका क्या कह रहा है, बाद में डेल्टा कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ जो प्रश्न आपका कह रहा है कि बाद में पहले पहले डेल्टा है बाद में स्टार है, तो स्टार में क्या होता है, करंट सेम होता है और वोल्टेज बढ़ जाता है। तो वोल्टेज जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या पता चल रहा है, कोई स्टेप अप के रूप में प्रयोग होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, स्टेप अप के रूप में यूज किया जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो गया। बाकी जितना हम आपको चीज़ बता रहे हैं आप इसको एकदम VVI मान के चलिएगा, आपको एग्जाम में 100% काम करने वाला है। तो चलिए हम आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न के बाद, जहाँ ये आप रिलेशन सारा देख पा रहे होंगे। तो डेल्टा कंडीशन में फेज का वोल्टेज और लाइन का वोल्टेज में क्या होगा कि मतलब उसमें √3 से गुना करना होगा, ठीक है ना। बस यही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। बाकी जो हम बताएं वो यहाँ थोड़ा सा इस तरह से टफ लिख दिया कि समझना मुश्किल है, लेकिन हम जो आपको बताएं उस चीज़ पे आप गौर कीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। कहने का मतलब है स्टार में करंट सेम तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा में वोल्टेज सेम तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। बस इतना चीज़ को याद रखिए, और ज़्यादा होगा कहने का मतलब है √3 से आपको संबंध लेकर चलना होगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को छोड़ते हुए आगे हम आना चाहते हैं आपके सामने 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, सर्वो स्थिति में किस ट्रांसफार्मर नीचे दिए गए, मतलब सर्वो, या प्रश्न आप थोड़ा सा इसको अंग्रेजी में देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ आप गलत किया हुआ है। सर्वो स्टेबलाइजर में किसका प्रयोग होता है, तो आप इतना समझ जाइए कि स्टेबलाइजर के रूप में आप जहाँ घर में भी स्टेबलाइजर यूज करते होंगे तो देखा होंगे कि जहाँ वोल्टेज कम है जनरली उसी को मतलब बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो वोल्टेज आपके घर में कम आ रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, में आपको क्या करना होगा कि आप जो भी घर में यूज करते थे, मेन सबसे बड़ा उद्देश्य स्टेप अप स्टेप डाउन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, मतलब एक ही बाइंडिंग का बहुत ज़्यादा सेकेंडरी साइड टेपिंग किया हो रहता है। तो इस कंडीशन में उसका आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि बस एक ही बाइंडिंग है, अगर इधर से आप प्राइमरी दीजिएगा या तो कोई ज़रूरी नहीं कहीं से देना है, हो सकता है टेपिंग करके आप इधर को इतना को ही प्राइमरी मान लीजिए, तो आप सेकेंडरी निकालने के लिए यहाँ से चलिए एक साइड और एक यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो इस कंडीशन में आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, स्टेप अप के रूप में मिलेगा। और वहीं अगर उल्टा बात करिएगा, अगर इस तरह से आप फोटो इस तरह से बनाइएगा फिगर इसका, अगर ऐसा बनाइएगा, ठीक है, आप पूरा को प्राइमरी मान लीजिएगा और सेकेंडरी आप मतलब जो उसका जो बाइंडिंग यहाँ दिख रहा है उसका कम ही पार्ट को यूज करिएगा, तो यहाँ आपको वोल्टेज कम मिल जाएगा। मतलब काम तो आपको स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों के रूप में करना है, लेकिन आपको मेन उद्देश्य उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, सिर्फ एक बाइंडिंग उसमें होता है। ये सब चीज़ याद रखने वाली, मतलब मात्रा कम होती है, और ये मतलब क्या है, मतलब स्टेबलाइजर वगैरह में ज़्यादा घर में डोमेस्टिक यूज के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे भली भांति। तो आप हम आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, नियमित अनुरक्षण से गुजरने वाला ट्रांसफार्मर निम्न से क्या जांच करना चाहिए। मतलब जो आपका ट्रांसफार्मर जो है हमेशा मतलब कैसा क्या चीज़, मतलब नियमित अनुरक्षण मतलब हमेशा आपको जांच करने वाला चीज़ क्या जांच करते हैं, तो उसका इंसुलेशन जो होता है, जो मतलब कि बाइंडिंग का इंसुलेशन वगैरह जो है उसको आप मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस अनुसार से इसका आंसर जो होगा, आपका आंसर जो होगा डी नंबर। शायद आप आंसर पहले से भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर कंडक्शन, रस्टिंग, जंग ये सब चीज़ तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो, तो आपको सामने से दिख जाएगा, चालू कंडीशन में भी आप उसको जंग वगैरह छोड़ा सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन है कि उसका इंसुलेशन, क्योंकि इंसुलेशन खराब होगा तो वहाँ स्पार्किंग होगा, और स्पार्किंग होगा तो आप ट्रांसफार्मर में आग भी लग सकता है। तो मेन उद्देश्य यही है कि इंसुलेशन उसका ठीक होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप आगे आते हैं, हम आगे 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है 15 नंबर प्रश्न जो कह रहा है उसमें होता है स्वच्छ, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी दूसरे, इस जैसे दो बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में होता है तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ जो होता है प्राइमरी पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी वाला जो वैल्यू आ रहा है वो सब चीज़। लेकिन इसमें क्या है कि मात्र एक बाइंडिंग है, सारा चीज़ मतलब खुद ही समझिए कि एक ही बाइंडिंग से कंट्रोलिंग हो रहा है आपका। तो इसीलिए समझिए कि इसका नामकरण जो किया गया है ऑटो ट्रांसफार्मर
को मतलब ऑटो का मतलब जनरली मान के चलिए कि स्वयं होता है, नाम ही उसका इस तरह से है। तो स्वचालित ट्रांसफार्मर के रूप में ऑटो ट्रांसफार्मर को ही जाना जाता है। बात यही है कि इसमें याद करने वाली बात यह रह गया कि अब इसमें एक ही बाइंडिंग होता है। इसमें लॉसेस, जब ताम्र की मात्रा कम होगा तो ताम्र हानि भी कम होगा, तो ताम्र की भी बचत होगा, तो इसका दाम भी कम हो जाएगा, ये सब चीज़। और इसका स्पेस भी ये है जो कम ही लेगा, क्योंकि कम एरिया में बाइंडिंग है तो कम आपका स्पेस लेगा। तो ये सब चीज़ इसमें प्लस पॉइंट है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि डोमेस्टिक और खर्च भी कम होगा क्योंकि बाइंडिंग भी कम है, वजन भी कम होगा क्योंकि बाइंडिंग कम है, साइज भी कम होगा क्योंकि इसमें बाइंडिंग की मात्रा कम है। तो बात कुल मिला के यही है कि इसका प्रयोग करने का उद्देश्य यही है कि इसमें ये सब चीज़ प्रॉफिट है। तांबों की संख्या कम होगा जिससे उसका दाम कम होगा, और तांबे की संख्या कम होगी, मात्रा कम हो गया इसलिए उसका मतलब कि एरिया कम होगा, साइज कम होगा, वजन कम होगा, ये सब इसका बेनिफिट है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि मतलब इससे मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या क्या फ़ायदा है। तो चलिए हम आज आपके सामने बस इतना ही प्रश्न रखेंगे, क्योंकि अगला प्रश्न जो है उसका ऑप्शन तो इसमें नहीं है, तो इसलिए आपको हम बस इतना ही 5 ही क्वेश्चन रखते हैं। लेकिन इसको कम नहीं समझिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। आप इस तरह से बेसिक पढ़िएगा तो आपको कभी गलती आपके साथ ये मतलब मजबूरी वाला कंडीशन नहीं आएगा। तो आप हमेशा, आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, आपको ये फ़ायदा तो ज़रूर करने वाला है। तो चलिए, वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।